हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हमें क्लास 11 में भी देखने को मिलता है। क्लास 11 में कॉमर्स में स्टार्टिंग में बेसिक्स पढ़ाया जाता है अकाउंटेंसी के, तो उसमें क्लास 11 में देखने को मिलता है। और कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो और अगर उस एग्जाम का सिलेबस में कॉमर्स देकर रखा है तो वहां प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। हम पहले देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पहले प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब जानेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसमें हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो अकाउंटेंसी के जो टर्म्स हमने पढ़े थे एक जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें नहीं, हम इसमें टर्म्स नहीं पढ़ने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी के। जब हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग बोल रहे हैं तो हम रूल्स की बात कर रहे हैं, हम वो रूल्स पढ़ने वाले हैं। फिर कुछ कन्वेंशंस ऑफ होते हैं अकाउंटेंसी के, वो पढ़ने वाले। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं बच्चे, एक ईपीएफओ का जो एग्जाम है यूपीएससी का, उसमें भी एक क्वेश्चन दे के रखा है कि ये जो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, इनमें से कौन सा अकाउंटेंसी का फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में नहीं आता है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना था। यानी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस के जो 3 जो इन्होंने देख के रखे हैं वो अजम्पशंस आपको याद होने चाहिए। कौन से अजम्पशंस होते हैं, उनका क्या मतलब होता है और उनका क्या यूज है अकाउंटेंसी में ना। स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चे, वो नॉर्म्स एंड अजम्पशंस होते हैं ऑन विच होल अकाउंटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड। जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है आपका, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर टिका होता है। इन्हीं प्रिंसिपल्स पर पूरा अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है। जो अकाउंटिंग सिस्टम का जो बेस है वो ये प्रिंसिपल्स ही है। कौन सी एंट्री होगी, किस टर्म का कैसे, किस आइटम को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा अकाउंटेंसी में, वो सब प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है। तो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर टिका रहता है, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर टिका रहता है। अब इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होते हैं कॉन्सेप्ट और एक होते हैं कन्वेंशंस। जब हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है रूल्स। ये देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब है रूल्स। अजम्पशंस, जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटाइटी आर प्रिपेयर्ड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल और बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट और रूल्स के बेसिस पे किया जाता है। ये मेथड्स होते हैं, ये मेथड्स पे क्या, ये रूल्स है। जैसे साइंस में रूल्स होते हैं आपके पास, ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी रूल्स होते हैं। ऐसे ही अकाउंटेंसी में रूल्स होते हैं। ये लॉज समझ लीजिए आप कि लॉज होते हैं अकाउंटेंसी के। इन्हीं के बेसिस पे ये बताते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही रूल्स बताएंगे आपको। अब हम आगे देखते हैं कन्वेंशंस आते हैं। कन्वेंशंस बच्चे, कन्वेंशंस जो आपके डेली आप जो प्रैक्टिस करते हो रियल लाइफ में, जब आप अकाउंटेंसी में जब आप अकाउंटिंग करते हो रियल लाइफ में, तो आप कुछ एक्सपीरियंस होते हैं आपके, उसके हिसाब से आप कुछ अलग से अजम्पशंस बना लेते हो। आप डे टू डे लाइफ में जब आप अकाउंटेंसी करते हो रियल लाइफ में, ये तो पेपर पे रूल्स दे दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट है ये दे दिए गए हैं अकाउंटेंसी की अथॉरिटीज या फिर जो बॉडीज होते हैं, जैसे आईसीएआई हमारे पास है, तो इन लोगों ने रूल्स दे दिए आपको। लेकिन आप जब डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो अकाउंटेंसी को, तो आप भी अलग से भी कुछ अपने लिए अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हो ना। लेकिन इनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता, ये आपने अपने लिए बना लिया। सामने से या आगे से या लो ने आपको कुछ नहीं बताया, आपने अपने हिसाब से बना लिया। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपने भाई आपने एक डेप्रिसिएशन का मेथड चूज किया है और आपने ये डिसाइड कर लिया हम बार बार मेथड चेंज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन का जो मेथड हमने इस साल लगाया है वही मेथड हम हर साल लगाने वाले हैं, हर साल वही मेथड लगाएंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। आपने क्या डिसाइड कर लिया, हम कंसिस्टेंसी बरतेंगे।
हम कंसिस्टेंसी रखेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट कब होता है, जब आप एक ही मेथड को हर बार रखें, बार बार बदल नहीं रहे हो, आप टिके हुए हो एक ही के ऊपर। तो आपने एक मेथड चूज कर लिया बच्चे, और आपने डिसाइड किया कि आप उसको हर साल चेंज नहीं करने वाले हैं। आप वही मेथड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपने कंसिस्टेंसी रखी है ना, एक ही मेथड लगाया हुआ है बार 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 बार। तो आपने ये जो अजम्पशन अपने आप बनाया है कि हमने कंसिस्टेंसी रखनी है मेथड्स को लेकर, बार बार मेथड चेंज नहीं करेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे, एक ही मेथड पे टिके रहेंगे, हर साल मेथड्स चेंज नहीं करेंगे। तो ये अजम्पशन आपने खुद बनाई है। आपने कैसे बनाई? आपने देखा जब आप हर साल मेथड चेंज कर रहे हो ना बच्चे, जब हर साल मेथड चेंज करोगे तो आपको कंपैरिजन में दिक्कत आएगी। आप कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर नहीं कर पाओगे। आपने इस साल कोई और मेथड लगाया था, अगले साल कोई और मेथड लगा लिया, इस साल का प्रॉफिट अगले साल के प्रॉफिट से कैसे कंपेयर करोगे? क्योंकि जैसे ही मेथड चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का। दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होते हैं और दोनों में अलग अलग वैल्यूज निकल के आती है, दोनों में अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो जब आपने अलग अलग मेथड लगा दिए तो प्रॉफिट भी अलग अलग निकलेगा, है ना। अब आप एक साल का प्रॉफिट अगले साल के प्रॉफिट से कैसे कंपेयर करोगे? जब आपने मेथड अलग लगाया तो अलग अलग है, अलग अलग ट्रीटमेंट हो गया, अलग अलग अमाउंट आ गया, अमाउंट भी अलग अलग हो गया, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। कंपैरिजन में दिक्कत आ रही है आपको बार बार, तो आपने डिसाइड कर लिया भाई हर बार चेंज कर रहे हैं तो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं हम अपने, क्या इस साल जो प्रॉफिट कमाया पिछले साल से ज्यादा है कि पिछले साल से कम है। इसलिए आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि हम कंसिस्टेंसी बरतेंगे। हम इस साल जो मेथड लगाएंगे भाई अगले साल लगाएंगे, उससे अगले साल बार बार मेथड चेंज नहीं करेंगे, कि मेथड रखेंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। तो आपने वो अपनी सहूलियत के लिए बनाए, है ना। आपने अपनी सहूलियत के लिए कुछ अलग से मेथड्स, कुछ अलग से अजम्पशंस रख लिए आपने, जो आपने डेली प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने अजम्पशंस बना लिए हैं। उनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। कन्वेंशंस कोई लीगल कुछ नहीं है इनका, है ना, इनका कोई लॉ नहीं होता है, ये कोई रूल्स नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। या आपने अपने डेली प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, उनसे दुखी होकर आपने अपने लिए अजम्पशंस बना ली कि हम ये चीजें करने वाले हैं। हमने अपने आप के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, उसको कन्वेंशन कहेंगे। जो रूल्स हमें आगे से मिले हैं, जो रूल्स हमें अथॉरिटीज या रेगुलेटरी बॉडीज से मिले, उनको हम कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये रूल्स क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है ना। और प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स का पार्ट होता है कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस। प्रिंसिपल ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर क्या आते हैं? कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे, वो रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, अभी हमने पढ़ा, विच आर टू बी फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। इन रूल्स को हम कब फॉलो करते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से लेके फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप लेजर्स पोस्ट करते हो, है ना। जो भी होता है, जो भी आप फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करोगे ना बाद में, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे जिसमें क्या आएंगे? ट्रेडिंग आएगा, P&L आएगा, बैलेंस शीट आएगा, वो इन्हीं के बेसिस पे करते हो। इन रूल्स के बेसिस पे ये जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जो अकाउंटिंग कर रहे हो, इन रूल्स के बेसिस पे कर रहे हो आप। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, खुद की बनाई हुई अजम्पशंस है आपकी। प्रैक्टिस में आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, उनको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपने कुछ अलग से अजम्पशंस बना लिए आपके बिजनेस के लिए। यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं, ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम्स फेस की थी, आपने अलग से अजम्पशंस बनाई, वही अजम्पशंस सबके बिजनेस पे लग जाएंगी, नहीं। ये आपके अपने बिजनेस, इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होगा, हर दूसरे बिजनेस पे ये नहीं लगेंगे, ये सिर्फ आपके लिए होती है। दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द काउंटिंग बॉडीज एंड आर अडोप्टेड बाय फर्म टू वर्क एज गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन इन जनरल जब आप देखते हो तो दुनिया में वो, जैसे मैंने कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल दिया था, वो सभी फेस करता है लगभग। अगर हर बिजनेस बार बार चेंज करेगा अपना मेथड, तो हर किसी को कंपैरिजन में दिक्कत आएगी, हर किसी को कंपैरिजन में दिक्कत आएगी, है ना। तो ये
इन जनरल जब आप देखते हो ना बच्चे, तो ये प्रॉब्लम्स लगभग हर बिजनेस फेस कर रहा है, लेकिन ये आपने इंडिविजुअल, ये हर बिजनेस अपने लिए खुद से बनाता है, खुद से डेली लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसा करो ही करो, लेकिन आपने प्रॉब्लम फेस की तो आपने अज्यूम कर लिया कि हम कंसिस्टेंसी रखेंगे मेथड्स को लेकर। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट सबको सबको फॉलो करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, इनका नहीं होता यूनिवर्सल एप्लीकेशन कन्वेंशंस का। फिर उसने क्या बोला, और गाइड का काम करते हैं, आपको गाइड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करते हैं आपको। कॉन्सेप्ट को कौन बनाता है? अकाउंटिंग बॉडीज। हमारी इंडिया में जो अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है? ICAI। तो कॉन्सेप्ट को कौन बनाता है? अकाउंटिंग बॉडीज बनाती है। मैंने बोला ना, ये रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं ये, आप ये समझ लीजिए अकाउंटेंसी का कानून है ये, अकाउंटेंसी का लॉ है ये कॉन्सेप्ट। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन बनाता है? कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। आप डेली जो लाइफ में एक्सपीरियंस होता है आपका, है ना, रूटीन लाइफ में जब आप अकाउंटेंसी कर रहे होते हो, बिजनेस में जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो आपको जो जो दिक्कतें आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उनको ओवरकम करने के लिए बनाए गए कन्वेंशंस होते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस के बेस पे बनाते हो। इसमें बायस हो सकते हैं, नहीं इसमें बायस नहीं होता है, क्योंकि एक रूल दे दिया, आपको बता दिया कि इसी हिसाब से एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, इसी हिसाब से लेजर पोस्टिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का भी उन्होंने तरीका, उन्होंने मेथड पूरा दे दिया कि कैसे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आप बायस हो ही नहीं सकते हो, आप अपना दिमाग क्यों लगाओगे जब आपको सारी चीजें दे रखी है? तो बायस होने का सवाल ही नहीं उठता है कंसेप्ट के बेस में। कन्वेंशन आपने प्रैक्टिस की वजह से बनाए हुए, आपको दिक्कतें आ रही थी तो आपने बनाए हुए, तो इसमें बायस हो सकते हो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेथड चेंज कर देना है, हो सकता है मैंने यूजर्स को धोखा देने भर के लिए, बिजनेस क्या करेगा? मेथड चेंज कर देगा। जब वो मेथड चेंज करेगा तो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को छुपा देगा, कम दिखाएगा अपना प्रॉफिट, ताकि उसको रिटर्न कम देना पड़े अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे बायस होने के चांसेस होते हैं, कन्वेंशंस में बायस होने के चांसेस होते हैं, कॉन्सेप्ट में बायस नहीं हो सकते हैं, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। क्लियर हो गया होगा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 9 है और अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 होती है। हम एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में जितने भी हैं, बिजनेस एंटाइटी से शुरू करके मैचिंग कॉन्सेप्ट तक हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम कन्वेंशन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चे, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट क्या होगा? बिजनेस एंड इट्स ओनर्स, जैसे बिजनेस एंटाइटी, और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? सेपरेट एंटाइटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और इसके ओनर्स हैं वो सेपरेट एंटाइटी है ना। बिजनेस एक आर्टिफिशियल, अलग से आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है बिजनेस का। आप मान लीजिए, हम अज्यूम कर लेते हैं बिजनेस भी एक इंसान ही है, आप ये मान लीजिए बिजनेस भी एक इंडिविजुअल है। आप ये अज्यूम करके जब आप एंट्रीज करते हो तो यही अज्यूम करके करते हो कि बिजनेस भी एक इंडिविजुअल है। बिजनेस और इसके ओनर दोनों अलग अलग हैं। आप ये मत मानिए जब हम कहते हैं कि उसका बिजनेस है, तो बिजनेस एक अलग एंटाइटी और ओनर अलग है। ओनर ही बिजनेस नहीं है और बिजनेस ही ओनर नहीं होता है। बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। ट्रांजैक्शन से जो भी रिकॉर्ड की जाएंगी वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस के नजरिए से रिकॉर्ड की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, कैपिटल है, किसकी होती है कैपिटल? ओनर की होती है। ओनर ने इन्वेस्ट किया है, एक तरह से बिजनेस के लिए तो लोन जैसा हो गया। बिजनेस अलग है ना, बिजनेस और ओनर एक नहीं है, बिजनेस अलग है। तो अगर ये बिजनेस है और बी नाम से हम ओनर को जानते हैं, तो ओनर ने अगर इस पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो ए के लिए क्या हो गया? वो लोन जैसा हो गया ना। बिजनेस के लिए तो वो लोन जैसा हो गया, लेकिन ओनर का पैसा है, मालिक का पैसा है, तो बिजनेस उसको कैपिटल बोलते हैं। अब इस पैसे पे अगर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ जाए, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कैपिटल पे ओनर को, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। बिजनेस के नजरिए से देखो तो बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया। आपने किसी से लोन लिया हुआ है, अब आपको उसको ब्याज का पैसा देना है, तो आपके लिए तो खर्चा हो गया ना। ऐसे ही बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया।
ऐसे ही ड्राइंग देखो, ड्राइंग क्या होता है, जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है ना ओनर बिजनेस में से, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। अपने पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस में से पैसा या गुड्स या कोई भी आइटम अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर निकाल ले तो उसको ड्राइंग बोलोगे। तो मैं बिजनेस हूं, मेरे पास से उसने पैसा निकाल लिया है, अब जो ब्याज मैं लगाऊंगा, जो ड्राइंग पे मैं पैसा लूंगी ओनर से, वो क्या होगा, बिजनेस के लिए तो इनकम है, वो बिजनेस के लिए वो इनकम है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आपने कोई भी सामान बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस का फायदा हो रहा है, कोई एसेट बिजनेस में से जा रही है तो बिजनेस का नुकसान हो गया। बिजनेस के पास डिस्काउंट रिसीव्ड किया बिजनेस ने तो बिजनेस का फायदा है, बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया किसी को तो बिजनेस का नुकसान है, बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया तो बिजनेस की इनकम, बिजनेस ने कमीशन दे दिया तो बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बिजनेस को खर्चा लग रहा है, और ड्राइंग पे जब इंटरेस्ट ले रहा है बिजनेस ओनर के पास से तो उसको इनकम लग रही है। अब समझ आ गया होगा, जब भी एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे कि बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये देखना है। ओनर के से नहीं, ओनर को फायदा है कि नुकसान है नहीं, जब आप एंट्रीज रिकॉर्ड करो तो आप बिजनेस को देखो, बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बिजनेस के अकाउंट्स में बिजनेस के नजरिए से एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे हमेशा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है अगला। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, नाम में देखो मनी मेजर, जिसको पैसों में तोला जा सकता है, जिसको पैसों में तोला जा सकता है। क्या कहता है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। बुक्स में या अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिनको पैसों में तोल सकते हो, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इवन इफ दे अफेक्ट द बिजनेस। बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, नॉन मॉनेटरी है, पैसों में नहीं तोल सकते उस ट्रांजेक्शन को, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, भले ही उसका अफेक्ट कितना भी बड़ा हो। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को नुकसान हुआ, बिजनेस बंद हो गए थे, कैसे रिकॉर्ड करोगे लॉकडाउन को, कैसे, अमाउंट पता है कोई, कैसे मेजर करोगे? आप एक एस्टिमेट जरूर ले सकते हो लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता ना कितने का नुकसान हुआ, तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जिस एंट्री में पैसा नहीं हो, जिस एंट्री में अमाउंट नहीं है, गिवन नहीं है, या अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता ही नहीं है, तो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। स्ट्राइक है, बिजनेस में हड़ताल होगी, जैसे आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हुआ उस दिन, फैक्ट्री में कोई सामान बना ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं, तो बिजनेस को तो नुकसान हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कितना अमाउंट नहीं पता आपको, तो ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं स्ट्राइक को। आपका एफिशिएंट मैनेजर था, बहुत एफिशिएंट मैनेजर था, जो बिजनेस में बहुत हेल्प थी, आप मतलब आपके बिजनेस को नई नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा था, वो मर जाए, उसकी डेथ हो गई। अब आपके बिजनेस को क्या हुआ, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। बिजनेस में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन नीचे जाएगा, सेल्स जो भी है सब में नुकसान होगा, लेकिन ये नहीं पता कितना, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे मैनेजर की डेथ। एफिशिएंट था, बहुत फायदा था बिजनेस को, लेकिन उसको पैसे में कैसे तोलेंगे, उस फायदे को, उस नुकसान को कैसे तोलोगे पैसे में, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से भी जाना जाता है, या एक्विजिशन कॉस्ट, नाम से पता चल रहा है, जिस अमाउंट पे, जिस कॉस्ट पे आपने एसेट्स को एक्वायर किया है परचेज के टाइम, उसी को रिकॉर्ड उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे एंड उनको ट्रांजेक्शन सॉरी बच्चे एसेट की वैल्यू को, और उसी के बेस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हर साल। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या आता है, खरीदना, जितने की एसेट थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस एसेट को खरीद कर बिजनेस तक, या जो भी आपका प्लांट मशीनरी या फैक्ट्री तक लाए गए, उसको लाने का जो किराया लगा, ट्रांसपोर्ट, उसको इंस्टॉल कराने का। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी को इंस्टॉल भी तो कराओगे ना। जब आप टीवी खरीदते हो, एलईडी खरीदते हो, तो बाहर से आता है ना इलेक्ट्रिशियन, वही तो इंस्टॉल करके देता है, आप खुद से टीवी कहाँ इंस्टॉल कर पाओगे। या वॉशिंग मशीन है, आप बाहर से बुलाते हो किसी को इंस्टॉल करने के लिए घर में, कि हमारी वॉशिंग मशीन फिटिंग के लिए जब आप बुलाते हो तो इंस्टॉल कराते हो। तो इंस्टॉल, जैसे एसी आपने खरीदा है तो एसी के लिए इंस्टॉल कराना पड़ेगा, एसी को कौन आएगा, बाहर से आएगा, तो जो एसी के इंस्टॉलेशन में जो चार्ज लगेगा वो भी आप क्या बताओगे कि एसी पे टोटल इतना खर्चा आया है ना। तो जब कॉस्ट की बात करते हैं एसेट्स में, तो हम उस
कि जो जितने की वो मशीनरी पड़ी उसकी कीमत, उसको बिजनेस तक लाने का जो किराया लगा वो, उसको इंस्टॉल कराने पे जो खर्च हुआ वो सबको टोटल करके जो कॉस्ट आएगी उसको हम कॉस्ट मानेंगे एसेट की। मशीनरी को उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे नहीं। हमें कोई मतलब नहीं मार्केट में उसका कितना भाव है, नहीं। आप कितने की वो मशीनरी एक्वायर की, कितना उस पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कितना इंस्टॉलेशन पे लगा, वो सबको मिलाकर जो बनेगा उसको कॉस्ट मानेंगे हम एसेट की या मशीनरी की। ठीक है, और उसी कॉस्ट के बेसिस पे हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसी कॉस्ट के बेसिस पे हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जिस कॉस्ट पे हमने मशीनरी को एक्वायर किया, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन को मिलाकर जो भी खर्च आएगा उसी पे मशीनरी को रिकॉर्ड या जो भी एसेट होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर, और उसी वैल्यू के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मार्केट में इस वक्त उसका कितना मिलेगा उस एसेट का या उस मशीनरी का कोई मतलब नहीं है। आपने जितने में खरीदी होगी, जितना उसका किराया लगा और जितने में वो इंस्टॉल हुई है, वो सबको मिलाकर जो आया उस कॉस्ट के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे उसकी कॉस्ट को, वही उसकी कॉस्ट मानी जाएगी एसेट्स के। ठीक है, फिर अगला है बच्चे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, अज्यूम करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। लॉन्ग टर्म, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसी एजम्पशन के साथ करते हो ना बच्चे कि ये तो आने वाले कई सालों तक चलने वाला है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इसी एजम्पशन पे करते हो कि तो आने वाले इनफाइनाइट है ना, अनंत काल तक मेरा बिजनेस जिंदा रहे, मैं रहूं ना रहूं मेरा बिजनेस चलता रहे, है ना। अरे मर जाओगे तो भूत बनकर थोड़ी चलेंगे, लेकिन आपके जो भी होंगे आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो बिजनेस तो चलता ही रहेगा ना। तो आप ये जब स्टार्ट करते हो तो यही सोचकर करते हो कि मैं रहूं ना रहूं मेरा बिजनेस चलता रहे। तो ये कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कि बिजनेस तो लॉन्ग टर्म तक, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक, हम जानते भी नहीं है तो हम सीधा लॉन्ग टर्म तक चलेगा। बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो इसी बेसिस पर हम एसेट्स को वैल्यू करेंगे और फिर डेप्रिशिएट करेंगे। हम डेप्रिशिएशन क्यों लगाते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये एसेट आज खरीदी अगले 20 साल तक चलेगी और हर साल के हिसाब से कितना डेप्रिशिएशन इस पे लगाएंगे, हर साल इसको डेप्रिशिएशन करेंगे 20 साल तक, इस पे हर साल डेप्रिशिएशन लगाएंगे 20 साल तक। क्या पता कल हो सकता है अगले साल ही आपका बिजनेस बंद हो जाए, उससे अगले साल बंद हो जाए, या 5 साल में बंद हो जाए बिजनेस, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हम वो सब नहीं सोचते हैं। जब हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हम यही मानकर चलते हैं, जब हम एंट्रीज करते हैं बिजनेस में या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मानकर चलते हैं बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, बिजनेस तो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। इसीलिए ना तो आप 20 साल की प्लानिंग कर ली आपने 20 साल की प्लानिंग कैसे कर ली, क्योंकि आपने ये अज्यूम किया, आपने ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को मान रखा है कि मेरा बिजनेस तो अनंत काल तक चलेगा, इसीलिए 20 साल तक की प्लानिंग कर ली है कि एसेट है ये 20 साल तक रहेगी बिजनेस में। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप डेप्रिशिएशन लगाते हो कि बिजनेस तो अनंत काल तक चलेगा लेकिन एसेट की वैल्यू 20 साल है, तो 20 साल तक एसेट डेप्रिशिएशन हम पर लगाएंगे, हर साल थोड़ी थोड़ी कीमत घटाएंगे उसकी एसेट की। फुल कॉस्ट ऑफ द एस मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर। इसीलिए आप बिजनेस पे जो एसेट खरीदी है आपने उसको अब पहले साल पूरा का पूरा नहीं घटाते हो, आप हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएशन लगाकर उसकी कीमत को कम करते हो। क्यों, क्योंकि आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को माना है। अगर आप नहीं मानते तो आप पहले साल उसको खर्चा दिखा करके और पहले साल पूरी कीमत घटा देते। लेकिन आपने क्या कहा, नहीं मेरा बिजनेस तो अनंत काल तक चलने वाला है, मैं हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएशन लगाऊंगा एसेट के ऊपर। इसी बेसिस पे हम एसेट्स को कैसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है। करंट एसेट जो 1 साल में खर्च हो जाने वाली है, नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज्यादा तक टिकने वाली है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है, 1 साल में जिनको पेमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जिनको 1 साल के बाद तक लंबे वक्त के लिए आपने उधार ले रखी है। ये सब क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसी बेसिस पे होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एसेट्स को या लाइबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करते हैं, है ना। आपने 1 साल से ज्यादा की प्लानिंग कर ली ना, एसेट्स को जब क्लासिफाई किया तो करंट और नॉन करंट, ये 1 साल की एसेट है, ये 1 साल के बाद वाली एसेट्स है। ये सब क्लासिफिकेशन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हुआ है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो आप बात करते हो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। अगर आपने क्लास 11 की जो बेसिक अकाउंटेंसी मैंने पढ़ाई थी, अगर आपने देखा है तो उसमें हमने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया है। ड्यूअल कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये सब
और अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सब एक ही बात करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। तो प्लीज बच्चे आप वो क्लास देख लेना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं, कोई भी एसेट है, नहीं सॉरी बच्चे, कोई भी एक एंट्री एक टाइम पर दो अकाउंट्स को, कम से कम दो या उससे ज्यादा अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगी। हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा क्रेडिट, एक होगा डेबिट। एक एंट्री का एक टाइम पर एक क्रेडिट होगा और उतना ही इक्वल अमाउंट से किसी ना किसी अकाउंट को डेबिट करेगी। एक एंट्री एक टाइम पे अगर किसी अकाउंट को डेबिट कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई और अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बनेगा। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज साइड में हम लाइबिलिटीज में क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको टोटल लाइबिलिटीज भी लिख सकते हैं। आपको बच्चे याद है बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है, इधर हम एसेट्स लिखते हैं, इधर हम लाइबिलिटीज लिखते हैं। एक आइटम होता है लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज साइड में, और एक होता है कैपिटल। तो यहां जब हम टोटल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर आती है टोटल एसेट्स, एसेट्स के नीचे में, और लाइबिलिटीज के नीचे आती है टोटल लाइबिलिटीज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, या फिर एसेट्स इक्वल टू इसके अंदर के आइटम्स को टोटल कर दो, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, वो इसीलिए होता है, एक टाइम पर दो एंट्रीज को इम्पैक्ट, एक एंट्री एक टाइम पर दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो काउंटिंग इक्वेशन वाली क्लास देख लीजिएगा मेरी, दो हमने, एक में हमने थ्योरी पढ़ाया और एक में हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए थे आपको, है ना। ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक क्लास 11 की जो बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स पढ़ाई गई है उसमें भी है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। टोटल डेबिट अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्रेडिट अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस करेंगे। टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट हमेशा बैलेंस रहेगी। हमेशा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज वाली इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी हर एंट्री के बाद। हर एंट्री के बाद एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फिर हम आते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे। ये क्या कहता है, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेस इट या इसकी वैल्यू, नॉट टू रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड गेन्स। आपने मान लीजिए, देखिए इसने क्या कहा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बोला जब एसेट है उसकी वैल्यू में चेंज कब रिकॉर्ड करोगे कि भाई मेरी एसेट का वैल्यू बढ़ गया है, या जैसे आपके पास थी आपके पास कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे, या फिर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी नॉन करंट एसेट है, कोई भी नॉन करंट एसेट है, इसकी वैल्यू कब बढ़ाएंगे। आपने तो मान लिया कि भाई बिजनेस में आज अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो 1 लाख फालतू मिलेगी, जब मैंने खरीदी थी 10 लाख में खरीदी थी, आज मुझे 11 लाख मिल जाएगी। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं करोगे। आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब आप इसको सच में बेचोगे और सच में पैसे आएंगे ना हाथ में, तब रिकॉर्ड करोगे। अपने आप से मानना नहीं है कि मैं बेचने जाऊंगा तो मार्केट में इतना पैसा मिल जाएगा, खुद से नहीं करनी है बड़ी बातें, है ना। ये बड़ी बड़ी बातें खुद से नहीं करनी है कि आज मैंने 10 लाख की खरीदी थी, आज ये जमीन अगर मैं बेचने जाऊं तो 50 लाख में बिक जाएगी। खुद से मत बोलो, उसको सच में 50 में बेच कर आओ, फिर रिकॉर्ड करो कि हाँ देखो 50 में बिक गई, 40 लाख का फायदा, तब रिकॉर्ड करोगे आप। एक्सपेक्टेड ख्याली पुलाव नहीं बनाना है ना। आप उन्हें एक्सपेक्ट करिए भाई अगर बेचने जाऊंगा तो इतने की तो बिकी जाएगी, चलो इसको रिकॉर्ड कर ले। 10 लाख की थी, लिखी थी पिछले साल, आज अगर बेचने जाऊं तो 50 की बिक जाएगी, तो बिजनेस में 50 की लिख देते हैं हम इसको। ऐसे खुद से नहीं बढ़ाना है, उसको सच में बेचने जाओ और अगर सच में बढ़कर पैसा मिल रहा है तो उसको प्रॉफिट मानो। जब तक बेचोगे नहीं, जब तक हाथ में प्रॉफिट आए नहीं, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। वैल्यू ऑफ एन एसेट, एग्जांपल में भी है, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज करता है। मान लीजिए सच में बाजार में आपकी जमीन के भाव बढ़े हुए हैं, लेकिन उसको तब तक प्रॉफिट नहीं मानोगे, तब तक प्रॉफिट मत मानो जब तक उसको बेच नहीं देते और प्रॉफिट हाथ में नहीं आ जाता है। जब तक प्रॉफिट कमा नहीं लेते तब तक उसको प्रॉफिट मत मानो, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस प्रॉफिट को। उस प्रॉफिट को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब सच में जाके जमीन बेच दोगे और प्रॉफिट हाथ में आ जाए। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक आप एसेट के वैल्यू में इंक्रीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक आप उसको बेच करके सच में प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर लो। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है ख्याली पुलाव नहीं बनाने। फिर आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे।
रिकॉर्ड रेवेन्यूज व्हेन दे आर अर्नड एंड नोट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। आप जब कमाते हो तब करो, जब आप कमा रहे हो, जब आपने रेवेन्यू कमाया है ना, तभी रिकॉर्ड करो। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उधार में काम करके दिया था किसी को या कैश में काम करके दिया था। जैसे कि आपने गुड्स बेच दी बच्चे, 1 लाख की गुड्स बेची है इसी साल, आप इसको, लेकिन आपने किस पे बेची है, ये उधार में बेच दी है ना, आपने इसको उधार में बेच दिया तो आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, सेल्स तो हो गई ना, सेल्स तो हो गई, इनको रिकॉर्ड कर लोगे, करना। और जैसे कि परचून वाला है ना, सबसे ज्यादा सबसे इजी एग्जांपल है। ग्रोसरी लगभग लोग उधार में खरीद कर आते हैं, महीने के आखिर में उसका बैलेंस सेटल कर देते हैं उसका अकाउंट। आपने ग्रोसरीज खरीद लिए, ग्रोसरी वाले के नजरिए से देखो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसकी तो सेल्स हो गई ना, उसने तो 10,000 की सेल कर दी, लेकिन आपने पैसे आज नहीं दे रहे, आप उसको अगले साल पैसे दोगे ग्रोसरी के, तो क्या वो अगले साल रिकॉर्ड करेगा इस सेल्स को? नहीं, वो इस सेल्स को इसी साल रिकॉर्ड करेगा, लेकिन आपके नाम से उधार दिखा देगा। सेल्स तो इसी साल हुई है ना, कैश अगले साल आ रहा है तो क्या हो गया, सेल्स तो इसी साल हुई है, तो जिस साल रिवेन्यू कमाया है उसी साल रिकॉर्ड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैश आज ले रहे हो कि कैश अगले साल मिलेगा कि और 4 साल बाद मिलेगा। कैश के मिलने ना मिलने से फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर इस साल की कमाई है तो इसी साल रिकॉर्ड होगी, आपने वो कमाई कैश में आई है कि अभी तक बकाया है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे बिजनेस के, अगर इस साल खर्च हुआ है तो इसी साल रिकॉर्ड करोगे, उधार में काम कराया या पैसे दे दिए हैं फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कैश से फर्क नहीं पड़ रहा है, कैश अभी हाथ में आया है कि उधारी में है, फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस साल का खर्चा है तो इसी साल रिकॉर्ड होगा, इस साल की रिवेन्यू है तो इसी साल रिकॉर्ड होगी। ठीक है बच्चे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या अनअर्न्ड, ये वर्ड्स क्यों आए एग्जिस्टेंस में? इसीलिए तो आए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड, ये सब इसीलिए आए हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात होती है, आपने रेवेन्यू अगर कमा लिया तो इसी साल रिकॉर्ड कर दो, कैश भले ही अगले साल मिल रहा हो आपको, अगर खर्च इस साल हुआ है तो इस साल का खर्चा इसी साल, इस साल का बिजली का बिल था इसी साल रिकॉर्ड करोगे, भले ही उसको अगले साल पेमेंट करो पेनल्टी के साथ, फाइन के साथ पेमेंट करोगे तो भी इसी साल रिकॉर्ड होगा, पेमेंट भले ही अगले साल कर देना, आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, तब तक हम आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा, इस साल का रिवेन्यू इसी साल रिकॉर्ड होगा। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इन जनरल हम क्या मान के चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर क्या मान लेते हैं, 1 अप्रैल से, अगर नहीं दे रखा है तो हम यही मानते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये कहता है अकाउंटिंग पीरियड कहता है टाइम पीरियड फॉर विच अकाउंटिंग बुक्स आर बैलेंस्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हो, आप बताते हो कि हमारा बिजनेस ये वाला अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहा है, और आप हर साल के जैसे पूरा कि इस साल से लेके इस साल की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी और फिर प्रॉफिट इस डेट को हम निकाल लेंगे, फिर वो हिसाब किताब सही बना रहता है ना, तो पूरे 12 मंथ 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड आप डिसाइड कर लेते हो। ऐसा नहीं है इस बार 2 महीने बाद निकाल रहे हो, अगले 3 महीने बाद निकाल दोगे फिर से प्रॉफिट, फिर से अकाउंट्स बना लोगे 6 महीने बाद, नहीं, आप एक डेफिनेट पीरियड फॉलो करोगे, अकाउंटिंग पीरियड कहेंगे उसे और वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, अगर नहीं दे के रखा है तो। कभी कभी क्वेश्चंस में दे के रखा होता है कि 1 जनवरी 31 दिसंबर, मान लो किसी भी बिजनेस का कोई भी अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन ये 12 महीने का होगा और एक डेफिनेट, फिर ये फॉलो करना पड़ेगा, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरली जब हम देखते हैं तो हमें 1 अप्रैल टू 31 मार्च देखने को मिलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट कॉन्सेप्ट है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू मैच कॉन्सेप्ट। अभी हमने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पढ़ा ना बच्चे, रियलाइज हो जाएंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे, है ना। खुद से एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी एसेट का इतना भाव बढ़ा हुआ है मार्केट में और खुद से अज्यूम करके प्रॉफिट दिखा दो उसको, नहीं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस साल के रेवेन्यू इसी साल रिकॉर्ड होंगे, इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल रिकॉर्ड होंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, ये भी वही कहता है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे अकाउंटिंग ईयर के, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज ऑफ दैट ईयर। इस साल के खर्चे इसी साल के रेवेन्यूज के सामने लिखे जाएंगे, इसी साल के रेवेन्यूज को रियलाइज करने में खर्च किया ना, इस साल रेवेन्यूज अर्न करने में आपने जो खर्च किया होगा वो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे आप।
जो इस साल के खर्चे हैं, इस साल की कॉस्ट है, उन सबको इसी साल दिखाओगे। ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। जो भी हो सकता है ना, आपने पिछले साल कुछ काम कराया था उधार में, आज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे आपके, वो आपने पेमेंट कर दी, लेकिन है कहाँ, पिछले साल के ना, तो उनको पिछले साल के ही दिखाओगे ना। आप उनको पिछले साल खर्च को दिखा चुके हो, ठीक है। इस बार आप एंट्री में दिखाओगे जरूर कि आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया है, लेकिन ये इस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट नहीं है, ये पिछले साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट है। इस साल के एक्सपेंसेस इसी साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे। पिछले साल के एक्सक्लूड कर दो, पिछले साल की रेवेन्यूज जो अभी रिसीव हो रही है लेकिन पिछले साल अर्न हुई थी, उनको एक्सक्लूड करो। पिछले साल के एक्सपेंसेस जो आपने रिकॉर्ड पिछले साल किए थे लेकिन पेमेंट अभी की है, उनकी बकाया थे, उधार में काम कराया हुआ था, वो उनको भी हटा दो। फिर जो बचता है इस साल के रेवेन्यूज को इसी साल के एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं, इस साल के खर्च को इसी साल के रेवेन्यूज के साथ रिकॉर्ड करोगे आप। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, इस साल का रेवेन्यू इसी साल का खर्च। फिर हम बात कर रहे हैं अब कन्वेंशंस की बात करेंगे। जब मैंने कन्वेंशंस बोले थे, हमारे पास 4 कन्वेंशंस थे, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी। सबसे पहले देख लीजिए कंसिस्टेंसी, बार बार एग्जांपल दिया है कंसिस्टेंसी का, बहुत बार रिपीट हो जाता है। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। हर साल वही मेथड, जो एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस मेथड या रूल्स आपने अडॉप्ट कर लिए हैं, किसके लिए? फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का मेथड, मेरा फेवरेट। डेप्रिसिएशन के लिए कोई एक मेथड इस साल डिसाइड कर लिया, अगले साल भी आप वही रखोगे। बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, जैसे कि अक्रूवल या कैश बेसिस, इसके लिए एक लेक्चर और से ले लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। अक्रूवल या कैश बेसिस पे अकाउंटिंग है, ये आपने इसी साल डिसाइड कर लिया, वही रहेगा, बार बार चेंज नहीं करोगे आप। बार बार चेंज करोगे बच्चे तो आपको कंपैरिजन में दिक्कत आएगी, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने बोला ना, ये कन्वेंशन है, ये कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, कि पत्थर की लकीर नहीं है कि आपने एक बार चूज कर लिया तो बार बार चूज करोगे वही रहेगा, कि बदल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिस आपने इंट्रोड्यूस की थी उनको चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इससे आप बेटर अच्छी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प होगी और कंपैरिजन ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, तो आप चेंज कर सकते हो, मेथड्स और पॉलिसीज को चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है इससे कंपैरिजन, नंबर 1 कंपैरिजन में हेल्प होगी, नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने में ज्यादा आसानी होगी आपको, तो आप मेथड्स और प्रैक्टिसेस में चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप कंसिस्टेंसी ही रखोगे, बार बार मेथड चेंज नहीं करोगे। फिर फुल डिस्क्लोजर आ जाता है बच्चे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी फुल डिस्क्लोजर के बारे में बात की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ये क्या कहता है? जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो फुल्ली एंड फेयरली डिस्क्लोज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना जरूरी है। आप आधी इंफॉर्मेशन देकर आधी छुपाकर नहीं प्रेजेंट कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर आप यूजर्स को चीट कर रहे हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है, सिग्निफिकेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या भी इसके जो यूजर्स होंगे ना, जो यूज करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कौन हो सकते हैं यूजर्स? ओनर्स हो सकते हैं बिजनेस के, या गवर्नमेंट हो सकती है, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज हो सकती हैं, वो सब यूजर्स होते हैं बिजनेस के। उनको भी बड़ा इंटरेस्ट होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो उनको वो यूजर्स कहलाएंगे इसके। और यूजर्स को धोखा नहीं देना, चीट नहीं करना, उनके लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो फुल्ली एंड फेयरली आपने डिस्क्लोज करना जरूरी है। आपको ध्यान रखना है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की है, कुछ भी छुपाया नहीं है। इन्फो अबाउट, जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है तो उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नीचे एक फुटनोट बना दो और उनको बताओ कि हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। अपने मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हुई है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट में अगर कोई वैल्यू चेंज हुई है, उसको भी फुटनोट में बता दो कि भाई मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस वक्त ये है। फिर कोई लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, जैसे कि आपका कोई केस चल रहा है, अगर आप कल को केस हार गए तो बिजनेस को
लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप केस जीत गए तो नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे कंटीजेंट, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रही है। तो इसको भी आप फुटनोट में डिस्क्लोज करो कि ये चीज भी हो रही है बिजनेस में। उनको सब पता होना चाहिए। यूजर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग से उसके लिए कई जगह नहीं है, आप उसको फुटनोट में डिस्क्लोज कर दो उस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि इससे ये अफेक्ट करेगा बिजनेस को। इस पे इन सब चीजों से इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिजनेस पे ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको होनी जरूरी है। तो ये सब आप डिस्क्लोज करोगे। फुल डिस्क्लोजर बोलता है ये बात। फिर कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? जितने भी ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस है, जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है उनको रिकॉर्ड करो। एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करोगे। आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में ये नुकसान होगा बिजनेस को, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो अभी से। और एक्सपेक्टेड इनकम को नहीं करोगे। बुरे वक्त के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं, बुरे वक्त के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं, लेकिन आने वाले अच्छे वक्त के लिए पहले से खुशियां नहीं मनानी है। तो इसको रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेक्टेड लॉस को, एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये क्या बोला? शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। एंटिसिपेटेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो बुक्स में। एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स को रिकॉर्ड मत करो, इग्नोर करो, याद मत रखो। जैसे प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आप बनाते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कि ये वाले डेटर्स है ना, ये कल को पैसा देने में मुकर जाएंगे, तो आप पहले से प्रोविजन बना लेते हो उसके लिए, कुछ पैसा अलग से रख लेते हो, पहले से आप तैयारी रखते हो उसकी ना। डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब आप पहले से कर लेते हो। जितने भी आने वाले नुकसान होंगे ना, आपको लगता है कि हो सकता है शायद बिजनेस में ये नुकसान होगा, उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लेते हो। लेकिन इनकम्स के लिए, कभी इनकम के लिए कोई प्रोविजन देखा है? कभी कोई इनकम के लिए प्रोविजन नहीं होता है, कोई नहीं बनाता है। तो आने वाले अच्छे दिनों के लिए अभी से खुशियां नहीं बनानी है, अभी से एक्साइट नहीं होना है। आएगा तो देखेंगे, तब हंस लेंगे, नाच लेंगे, तब दिवाली मनाएंगे। लेकिन आने वाले लॉसेस के लिए, फ्यूचर में कभी कोई लॉस आने वाला होगा, उसके लिए अभी से रिकॉर्ड कर लो, अभी से प्लानिंग कर दो। फिर मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या कहेगा? ये कहेगा सिर्फ वही आइटम्स को रिकॉर्ड करो जो जरूरी है, रेलिवेंट है, और इग्नोर करो सारे इररेलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट, बकवास चीजों को रिकॉर्ड मत करो। किसी को इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि बिजनेस जो प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई चल रही है। बिग बॉस थोड़ी देख रहे हैं, किसको इंटरेस्ट होगा इनकी लड़ाई जानने में? क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट होगा इनकी लड़ाई के बारे में जानने में? नहीं। ये सब इग्नोर करो, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो डिस्क्लोज करो। मटेरियलिटी बोलता है सिर्फ मटेरियल, सिर्फ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजों को रिकॉर्ड करना, बकवास चीजों को, इररेलेवेंट चीजों को इग्नोर मार देना। फिर मैंने आपको बताया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इसको लेकर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, कि इसमें से टिक कर दो कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है। तो पहले इनको रट लो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में 3 चीजें आती हैं। एक आता है गोइंग कंसर्न, बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। कंसिस्टेंसी, बार बार मेथड और पॉलिसीज चेंज नहीं करेंगे। अक्रूवल, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फर्क नहीं पड़ता कैश में हो रहा है कि उधार में हो रहा है, अगर इस साल खर्च हुआ है तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल इनकम हुई है तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, भले ही चीजें उधार में चल रही हो। Assume that these have been followed. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी तो ये तीनों फॉलो की होंगी। जब और अगर नहीं फॉलो की है तो अलग से बताई गई होगी ये बात। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें लिख कर दिया होगा कि हमने ये अकाउंटिंग assumptions फॉलो नहीं की। अगर नहीं दिया है, कहीं पे नहीं बताया गया है, तो आप ये मानकर चलो, अज्यूम करो कि ये तो फॉलो की ही है बिजनेस ने। फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त ये तीनों चीजें फॉलो की गई हैं। आप इनको रट लो कि 3 होती हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions में 3 चीजें आएंगी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में बच्चे इतना ही था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई ट्रिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।